हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर एच.एस. यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो, आज बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट ले रहे हैं अपन, जिसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड इट्स डिफेक्ट्स। अर्थात बोर ने क्या अपने अवधारणाएं दी थी, पोस्टुलेट दिए थे और उनका कहाँ पे यूज आया, इसके बाद में फिर भी उसमें क्या क्या कमियां रही, वो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अपन बात करते हैं कि द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। देखो यहाँ पे क्या है, एक एटम है, उसमें क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, और ये चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन चारों ओर एक ऑर्बिट में क्या लगाते हैं, सर्कुलर में एक चक्कर लगाते हैं, इस कारण से वह एक स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन। अर्थात जब भी कोई पार्टिकल होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल यहाँ पे माना है और वो ऑर्बिट में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सीलरेशन, ठीक है। और ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। मतलब जब ये पार्टिकल त्वरण गति से, वेग से गति करता है, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है, रेडिएट होती है, अर्थात बाहर निकलती है। जैसे बात करें अपन यहाँ पे, तो ये रिलीज करेगा एच न्यू एनर्जी, ओके। इसके बाद में देखो, अपन देखते हैं कि द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। देखो ये एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो अंत में क्या होगा, ये धीरे 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 अपने न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होगी, एनर्जी डाउन होती जाएगी। तो मैं देखो इसको ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूँ कि जैसे देखो, मान लो ये चक्कर लगा रहा है, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अंत में क्या आएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो देखो, इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी। अर्थात अपन जैसे चाहते हैं ना कि स्टेबल एग्जिस्ट करता है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो देखो, इसके लिए जो आगे बताया गया कि एज द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड्स देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रीक्वेंसी वुड चेंज कंटिन्यूअसली। अर्थात जो पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, क्या उसका जो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी एमिटेड है, तो वहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है। दस दे वुड एमिट ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो लगातार एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है, तो उससे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। अब देखो, इसके बाद में आता है कि जो नील्स बोर ने है ना, नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड के बाद में स्टडी की, और ही वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम था, उसकी बोर ने अच्छे तरीके से क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। और इसके बाद में जो ये मॉडल दिया गया, वो बोर एटॉमिक मॉडल कहलाया, और इसी कारण से इनको सन 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब देखो, बोर्स मॉडल में अलग अलग अवधारणा दी, जिनमें से पहली अवधारणा क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स का ऑर्बिट या सेल्स इन एन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। अर्थात बोर ने ये कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो एक डेफिनेट एनर्जी लेवल में चक्कर लगाता है, जिसको क्या कहा गया, ऑर्बिट या सेल कहा गया। जैसे देखो यहाँ पे बात करें, तो ये एनर्जी का लेवल n1, ये हो गया n2, और जैसे तीसरे की बात करें तो क्या आ गया, n3। तो इलेक्ट्रॉन फिक्स इसमें क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो पहली अवधारणा ये कहती है। दूसरी अवधारणा क्या दी कि एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए सेल इट नेवर गेन्स या लूजेस एनर्जी। मतलब
न तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और न ही रिलीज करता है। तो ये दूसरी अवधारणा दी गई। इसके बाद में देखो द गेन या लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कब एनर्जी ग्रहण करेगा, कब रिलीज करेगा। तो द गेन या लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स विद इन ऑर्बिट्स ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। अर्थात एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में यदि इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी ग्रहण करेगा। और जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंपिंग कर रहा है तो वहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। जैसे देखो बात करते हैं अपन यहाँ पे कि ये क्या है, N1 है और ये क्या है, N2 एनर्जी का लेवल। तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जैसे एनर्जी h न्यू प्लस से दिखाया अर्थात गेन कर रहा है। और जब यहाँ से वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि कब एनर्जी ग्रहण करता है और कब एनर्जी रिलीज करता है। इसके बाद में आता है देखो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है बोर्स मॉडल का कि द एंगुलर मोमेंटम, जिसको अपन MVR से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, MVR। ठीक है, तो द एंगुलर मोमेंटम MVR ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। किसके इक्वल होता है, NH अपॉन 2π। कोणीय संवेग, नाम सुना होगा, कोणीय संवेग MVR बराबर NH अपॉन 2π। तो देखो यहाँ पे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट्स डिपेंड अपॉन इट्स क्वांटम नंबर। अर्थात जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वांटम नंबर के ऊपर। ठीक है, क्वांटम नंबर के ऊपर। एंड इट्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फैक्टर h अपॉन 2π। और एक किसका मल्टीप्लाई होता है, h अपॉन 2π का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी का लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डैश 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 डैश। ठीक है, तो ये क्या था, इनका एनर्जी का लेवल था और कोणीय संवेग के बारे में रिलेशन बताया। तो ये जो चारों पॉइंट्स बताए गए हैं ये बोर की मुख्य अवधारणाएं रही। इसके बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल्स। बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसका कहाँ कहाँ यूज हुआ। तो सबसे पहले देखो डेरिवेशन ऑफ रेडियस, किसके बारे में पता लगाया, रेडियस। अर्थात जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में जो ये है R, इस रेडिएशन के बारे में ये बताता है। ठीक है, दूसरा बताता है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। अर्थात जो मान लो ये ऑर्बिट है, इसके एनर्जी कितनी होगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी और इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। तो दूसरी चीज किसके बारे में बताता है, ये एनर्जी के बारे में एप्लीकेशन यूज होता है। तीसरा बताता है डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर, किसके बारे में बताता है, वेव नंबर के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो इसका जो अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो रेडियस, एनर्जी और वेव नंबर के रूप में होता है। अब देखो कि बोर मॉडल की भी कुछ कमियां रही, कमियां हर की होती हैं, तो इनके भी अपने मॉडल में कुछ कमियां रही। पहली कमी क्या रही, पहली कमी यह रही कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द रेडिएशन रिजल्ट्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from one energy orbit to another energy orbit, but he did not explain how this radiation occurs. उसने बता तो दिया कि जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप लगाते हो तो एनर्जी गेन होती है या रिलीज होती है, लेकिन उसके बारे में बिल्कुल क्लेरिफाई नहीं किया कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है इसके बारे में बिल्कुल क्लियर बात नहीं की उन्होंने। ठीक है, दूसरा बात करें तो बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब बोर्स मॉडल ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तो व्याख्या की अच्छी से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, बट इट प्रेडिक्टेड दैट ओनली अ सीरीज ऑफ लाइन एग्जिस्ट। अर्थात जो ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ ना, बहुत सी लाइनों की क्या प्राप्ति हुई, वहाँ पे एक सीरीज के रूप में वो एग्जिस्ट हुआ। लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट कि द स्पेक्ट्रल लाइन
line that had been thought to be a single line was actually a collection of several lines. अर्थात इसके बाद में पता लगा कि जो एक सिंगल लाइन होती है वो भी छोटी छोटी लाइनों का क्या है, एक कलेक्शन है जो नियर बाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, अर्थात आपस में बहुत ही नज़दीक क्या है, स्थापित है। तीसरा उनकी जो कमी रही वो बताएगी कि बोर्स थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम को तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना बता दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। जैसे हाइड्रोजन एटम और इसके बाद में जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनमें देखो सब में क्या होता है, प्रोटॉन की बात करें और इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें प्रोटॉन है 2, इसमें 3, इसमें कितना आ गया 4, और इसमें देखो इलेक्ट्रॉन 1 1 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या हुआ कि बात करें ना तो कि जो बोर मॉडल है, जो हाइड्रोजन एटम या उसके सिमिलर आयंस जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उनको तो एक्सप्लेन कर पाया, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा फॉर पॉली इलेक्ट्रॉन्स एटम। अर्थात जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना, उन आयंस के लिए कोई बात नहीं की। तो ये बोर मॉडल की क्या रही, कमी रही। नेक्स्ट इनकी जो कमी रही उसके बारे में बात करते हैं कि ये जीमान इफेक्ट, किसको, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब जीमान इफेक्ट को और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि जीमान इफेक्ट होता क्या है। तो देखो इफ ए सबस्टांसेस विच गिव लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, यदि कोई सबस्टांस होता है तो एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम रिलीज कर रहा है, तो इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अर्थात जैसे मान लो एमिशन की क्या, और ये एक लाइन प्राप्त हो रही है अपने, सिंगल लाइन, ठीक है, और इससे किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो क्या होता है आगे कि इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम गेट स्प्लिट अप इनटू ए नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइंस। अर्थात ये अनेक लाइनों में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इस प्रभाव को ही क्या बोलते हैं अपन, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। तो किसके द्वारा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण से ये प्राप्त हुआ, तो इसको कहते हैं जीमान इफेक्ट। तो बोर्स थ्योरी हैज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इफेक्ट। अर्थात इसके बारे में जो बोर्स की जो थ्योरी थी या मॉडल था वो इसको समझा नहीं पाया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जो एमिशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम रिलीज कर रहा है और यदि उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किस में रख दिया जाए, देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो भी अनेक लाइनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इस प्रभाव को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो देखो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जीमान इफेक्ट प्राप्त होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कौन सा प्रभाव प्राप्त होता है, स्टार्क प्रभाव। तो जीमान और स्टार्क प्रभाव को बोर्स थ्योरी हैज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इफेक्ट एज वेल एज। अब देखो नेक्स्ट इनकी कमी क्या रही कि बोर्ड ने बताया कि द सर्कुलेशन ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब उन्होंने कहा कि जो ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। बट लेटर इट वाज प्रूव्ड दैट कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए सिंगल प्लेन। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन है ना किसी एक प्लेन में चक्कर नहीं लगा। मतलब बोर्स ने जब बताया कि एक ऑर्बिट में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, वो रिवोल्यूशन कर रहे हैं। लेकिन आगे जाकर के ये प्राप्त हुआ कि ये सिंगल प्लेन में क्या करते हैं, मोशन नहीं करते हैं, बट टेक प्लेस इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अर्थात ये 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे देखो बात करें तो इसमें यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन,
तो ये कौन सा हो गया 3D। तो 3D में क्या लगाते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं। तो देखो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये प्लेन में सर्कुलेट हो रहा है और ये नॉन प्लेन अर्थात 3D में। इसके बाद में एक कमी हो रही बोर मॉडल की, एक कमी ये रही कि बोर्स एज्यूम दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज लोकेटेड एट ए डेफिनेट डिस्टेंस। अर्थात उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से एक डेफिनेट दूरी पर स्थित होता है। किस पे स्थित होता है, डेफिनेट दूरी पर स्थित होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स दूरी पे एग्जिस्ट करता है एंड इज रिवॉल्विंग राउंड इट विथ डेफिनेट वेलोसिटी। और एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है या चक्कर लगाता है। इट हैज ए फिक्स मोमेंट, अर्थात ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, दूरी भी फिक्स हो गई और वेलोसिटी भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। लेकिन आगे जाकर के पता लगा कि दिस आइडिया इज नॉट ए एग्रीमेंट विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अर्थात जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आया उसमें ये बताया गया कि ये ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या बताया, विच स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली विथ सर्टेन। अर्थात उसने कहा कि कोई भी पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी एक साथ यदि पोजीशन ज्ञात करोगे ना तो उसका मोमेंटम ज्ञात नहीं कर सकते, और यदि मोमेंटम उसका ज्ञात कर रहे हो तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप ज्ञात नहीं कर सकते। ये किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी कहलाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोर्स ने तो क्या कहा था, फिक्स डिस्टेंस होती है, फिक्स क्या होती है, वेलोसिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये किसने प्रूव कर दिया, हाइजेनबर्ग ने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर के आएंगे, तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।